हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट पैरेंटल डोजेज फॉर्म। पैरेंटल डोजेज फॉर्म का पहले डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैरा मीन्स आउटसाइड एंड इंटरऑल मीन्स इंटेस्टाइन। मीन्स ऐसे डोजेज फॉर्म जो डायरेक्टली आपके बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम पे एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेंटल डोजेज फॉर्म। पैरेंटल आर sterile solution or suspension of drug in aqueous or oily vehicles. Parenteral drug are administered directly into the vein, muscles or under the skin or more specialized tissues such as spinal cord. The term parenteral used for any drug or fluid whose delivery doesn't utilize the alimentary canal for entering into the body tissue. ठीक है। नेक्स्ट, जनरल रिक्वायरमेंट। आपके पैरेंटल डोजेज फॉर्म डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी, स्टेरिलिटी, फ्री फ्रॉम पैरोजन एंड टॉक्सिक्स एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड द पैरेंटल डोजेज फॉर्म शुड बी आइसोटोनिक एंड शुड बी केमिकली प्योर। ओके, ये सारे रिक्वायरमेंट है आपके फॉर डेवलपमेंट द पैरेंटल डोजेज फॉर्म। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म। सो पैरेंटल डोजेज फॉर्म के क्या क्या एडवांटेज हैं? दैट इज यूजफुल फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टेक ड्रग ओरली एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। पैरेंटल डोजेज फॉर्म क्योंकि आपके बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट एंटर करते हैं इसलिए उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत क्विक होता है। ठीक है। देन यूजफुल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। वही बात है कि वो डायरेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर रहा है, उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत क्विक है, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सूटेबल डोजेज फॉर्म होंगे। देन प्रोवाइडिंग sustained drug delivery like implants, IM depot, injection। ये आपके क्या है? sustained drug delivery के एग्जाम्पल हैं। एंड नेक्स्ट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। चूँकि ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर रहे हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है उसको अवॉइड कर जा रहा है। देन कैन इंजेक्ट ड्रग डायरेक्टली इनटू टिश्यू। मीन्स जो आपके टारगेटेड साइट है जहाँ पे आपको एक्शन चाहिए वहाँ पे वो डायरेक्टली एंटर कर रहा है ना। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर डिलीवरिंग फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल है। ये जो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है? लार्ज वॉल्यूम में रहते हैं, तो ये हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते या फिर किसी टैबलेट कैप्सूल के थ्रू नहीं दे सकते, तो इसको हम पैरेंटल डोजेज फॉर्म के थ्रू ईजिली दे सकते हैं। देन कैन बी डन इन हॉस्पिटल, एम्बुलेटरी इन्फ्यूज़न सेंटर एंड होम हेल्थ केयर सेंटर। complete bioavailability, that is most important advantage of parental dosage form। जो आपके parental dosage form है उसके बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? 100% होती है। ठीक है। जो अदर्स डोजेज फॉर्म है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, बट आपके पैरेंटल डोजेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ठीक है। मीन्स बायो अवेलेबिलिटी मीन्स वो अब्जॉर्ब होने के लिए जो आपके डोज हैं, जो आपके एक्टिव मेडिकामेंट है, जो मेडिसिन है, वो अब्जॉर्ब होने के लिए 100% अवेलेबल होते हैं। जब वो अब्जॉर्ब होंगे तब वो प्रॉपरली 100% अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस किस में हो सकता है? पैरेंटल डोजेज फॉर्म में। ठीक है। देन यहाँ पे हम देखते हैं डिसएडवांटेज अबाउट पैरेंटल डोजेज फॉर्म। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज पेन ऑन इंजेक्शन। दैट इज very usually seen disadvantage is pain on injection। जब आप पैरेंटल डोजेज फॉर्म को इंजेक्ट करते हो तो जहाँ जिस साइड पे इंजेक्ट करते हो वहाँ पे आपको पेन या फिर इरिटेशन कॉज होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट, डिफिकल्टी टू रिवर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट ड्रग अफेक्ट। अब मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया है कि इसको आप डायरेक्ट बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसर्ट कराते हो
तो जो आपके बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसर्ट हो गया उस चीज़ को फिर से रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मान लो आपने एक टैबलेट लिया और उसका ओवरडोज हो गया, तो आप उसको क्या करते हो, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, बट क्या है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म को एक्सक्रीट आउट या फिर उसके इफेक्ट को रिवर्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वही बात है कि जहाँ जिस साइट पे आपने एडमिनिस्टर किया वहाँ कई बार ऐसा होता है कि उस साइट पे ऊन्स या फिर ऊन्स क्रिएट हो जाते हैं या फिर रैसेस क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो सेंसिटिविटी अगर किसी को है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे क्या होगा, रेड रैसेस, पैचेस या फिर ऊन्स, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। देन रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेरिलिटी, नॉन पैरोजेनिसिटी, देन अदर फॉर्मुलेशन। ओके, जो आपके पेरेंटल डोजेस फॉर्म हैं वो क्या होते हैं, हमने अभी इसमें पढ़ा पेरेंटल डोजेस फॉर्म में ये क्या है, शुड बी स्ट्राइल सोल्यूशन आर सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल। मीन्स जो आपके पेरेंटल डोजेस फॉर्म है वो प्योरली स्ट्राइल डोजेस फॉर्म होते हैं, उसमें किसी भी टाइप का पैरोजन या फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। जिस एरिया में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस एरिया में स्टोरेज कर रहे हो आपके पेरेंटल डोजेस फॉर्म का, वो एरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्राइल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो ये आप इसको एज अ डिसएडवांटेज ले सकते हो। देन ट्रेनेड पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म, शुड बी ट्रेनेड पर्सन इज अवेलेबल। ओके, देन वी कैन एडमिनिस्टर द पेरेंटल डोजेस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, डिवाइस एंड टेक्निक टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर ड्रग। जो पेरेंटल डोजेस फॉर्म है वो क्या है, स्ट्राइल डोजेस फॉर्म होते हैं, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बहुत ही हाईली स्टेराइल इक्विपमेंट चाहिए, डिवाइस चाहिए और एसेप्टिक एरिया चाहिए, ठीक है। और क्या है, पेरेंटल डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्टर करने के टाइम पे भी हमको डोजेस फॉर्म की स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। जिस साइट पे आप एडमिनिस्टर कर रहे हो उस साइट को भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पहले स्ट्राइल कर लेना है ना, स्ट्राइल कर लेना है। और जो एडमिनिस्टर पर्सन है, जो एडमिनिस्टर कर रहा है, वो भी उसके हैंड्स वगैरह और इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, पैरोजन फ्री होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, मोर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली टू प्रोड्यूस। अब हमको पैरोजन फ्री और फॉरेन पार्टिकल्स का कंटामिनेशन को फ्री करने के लिए एक एसेप्टिक एरिया चाहिए होता है ना। एसेप्टिक एरिया और जो इक्विपमेंट है वो भी स्पेसिफाइड इक्विपमेंट होने चाहिए, स्ट्राइल इक्विपमेंट होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को अचीव करने में बहुत ही कॉस्ट लग जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये एज अ डिसएडवांटेज है पेरेंटल डोजेस फॉर्म के, ठीक है। देन नाउ वी कैन सी पेरेंटल रूट्स। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के पेरेंटल रूट होते हैं। फर्स्ट रूट इज इंट्रावेनस, सेकेंड इंट्रामस्कुलर, थर्ड सबक्यूटेनियस, फोर्थ इंट्राडर्मल, 5 इंट्रा आर्ट्रियल रूट ऑफ और पेरेंटल डोजेस फॉर्म। देन 6 है इंट्राकार्डियक रूट, 7 इंट्राथीकल रूट फॉर पेरेंटल डोजेस फॉर्म। Then next intracisternal, 9th peridural route for administration for the parenteral dosage form. Then next intra-articular route, 11th intracerebral route for administration of parenteral dosage form. ये सारे रूट हैं according to site of administration, ठीक है। जिस साइट पे हम पेरेंटल डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंटल डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई किया। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, ठीक। फर्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, नेक्स्ट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल है उसके एग्जाम्पल होते हैं एम्प्यूल एंड वॉयल्स,
ठीक है। और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल के एग्जाम्पल है जो इन्फ्यूजन्स होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं अबाउट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। तो डेफिनेशन देखते हैं, एन इंजेक्शन दैट इज पैकेड इन कंटेनर्स लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml आर लेस। मीन्स जो ऐसा पैकेज जो कि जिसका कंटेंट कितना होना चाहिए, 100 ml या फिर उससे कम होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। देन लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। Large volume parenteral are designed to provide fluid, calorie like dextrose solution and electrolyte combination of these, and their volume is 101 to 1000 ml. That is called as large volume parenteral. And next यहाँ पे हम देख सकते हैं about large volume parenterals, their requirement. स्ट्राइल, नॉन पैरोजेनिक, फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर। बिकॉज ये क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में रहते हैं। अब ये क्या होना चाहिए, शुड बी स्ट्राइल, नॉन पैरोजेनिक मीन्स पैरोजन फ्री, एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्टिकुलेट मैटर लाइक फॉरेन पार्टिकल्स से फ्री होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत लार्ज वॉल्यूम में हम एडमिनिस्टर करते हैं। अगर उसमें कुछ पैरोजेंस है या फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनका जो अफेक्ट है वो बहुत लार्ज दिखेगा हमारे बॉडी पे, बहुत हाई अफेक्ट करेगा। तो हमको जब लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको ये बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है कि हमारा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल क्या होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए और पैरोजन फ्री होना चाहिए, ठीक है। इनकी वॉल्यूम कितनी होती है देखते हैं अब। Volume should be 101 to 1000 ml and single dose unit. Large volume parenteral is a single dose unit and having no preservative, clear solution except fat emulsion. Large volume parenteral is a clear solution except fat emulsion. Large volume parenteral should be isotonic but hypertonic also administered in TPN। जो आइसोटोनिक होनी चाहिए आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। अब आइसोटोनिक मीन्स जितनी आपके ब्लड के कंसंट्रेशन है, टोनिसिटी है ना ब्लड सेल की या फिर आपकी बॉडी फ्लूइड की टोनिसिटी जितनी है उतने ही आपके जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल है उसकी टोनिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके सेल के डिस्ट्रप्शन को प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। स्मॉल वॉल्यूम इंट्रावेनस इंजेक्शन इज applied to an injection that is packaged in containers labeled as containing 100 ml or less, okay। For example solution, suspension, emulsion or dry powder। ड्राई पाउडर को आप कैसे पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो। ड्राई पाउडर क्या होता है, आपको एक ड्राई पाउडर दिया जाएगा और उसको जब एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप ड्राई पाउडर को क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ मिक्स करके पहले उसको एक पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। फॉर्मुलेशन करने के लिए किसी भी चीज़ को हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, वो चीज़ है वेहिकल, ठीक है। जो कि वेहिकल क्या करता है, सारे कंपोनेंट को अपने में कंटेन करके रखता है, ठीक, कंटेन करके रखता है और उसको क्या अपने डोजेस फॉर्म को मेंटेन करने में, डोजेस फॉर्म अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वेहिकल, देन टाइप ऑफ वेहिकल, फर्स्ट वन इज एक्वस वेहिकल। एग्जाम्पल ऑफ एक्वस वेहिकल इज वाटर फॉर इंजेक्शन, USB, ठीक है। तो इसके क्या बोल सकते हैं हम,
जो वाटर फॉर इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इज हाई प्यूरिफाइड वाटर शुड बी यूज एज अ व्हीकल फॉर इंजेक्टिव प्रिपरेशन विच विल बी सब्सिक्वेंटली स्टरलाइज्ड, and USB requirement include not more than 10 part per million of total solid, and pH of the water for injection is 5 to 7. Water for injection may be prepared by either distillation or reverse osmosis process. Okay, stored in chemically resistant tank. जो आपके वाटर फॉर इंजेक्शन है ना, वो कितने क्वांटिटी में होनी चाहिए, जितने आपके टोटल सॉलिड पार्टिकल्स है उससे मोर देन 10 पार्ट, है ना, मोर देन 10 पार्ट पर मिलियन ऑफ टोटल सॉलिड कंटेन में अवेलेबल होने चाहिए आपके वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाटर मिजिबल व्हीकल। मीन्स ऐसे व्हीकल जो आपके वाटर के साथ मिजिबल हो। तो द नंबर ऑफ सॉल्वेंट दैट आर मिजिबल विथ वाटर हैज़ बीन यूज एज अ पोर्शन ऑफ अ व्हीकल प्राइमरी टू अफेक्ट solubility of drug and to reduce hydrolysis. For example, ethyl alcohol, liquid propylene glycol, glycerine. Ethyl alcohol used as a case of cardiac glycoside. ethyl alcohol किस केस में यूज किया जाता है? इन अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, देन नॉन एक्वस व्हीकल। नॉन एक्वस व्हीकल के एग्जाम्पल है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं? वेजिटेबल ओरिएंटेड होते हैं, वेजिटेबल से ओरिजिन होते हैं, एंड लिक्विड, रैंसिड रेसिस्टेंट, अनसैचुरेटेड, फ्री फैटी एसिड कंटेन किए होते हैं आपके फिक्स्ड ऑयल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पीनट ऑयल। पीनट ऑयल इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड ऑयल। ओके, ये सारे जितने भी आपने ऑयल लिखे हुए हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? फिक्स्ड ऑयल के। फर्स्ट वन पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इथाइल ओलिएट, आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड ऑयल। देन अदर एडिटिव्स जो आपने अभी तक हम पढ़े अबाउट व्हीकल। ठीक है, डोजेज पैरेंटल डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशन में हमको फर्स्ट चीज क्या लगा? व्हीकल। दैट इज फॉर्मुलेशन में क्या लगा? व्हीकल, दैट इज वाटर मिजिबल व्हीकल एंड एक्वस व्हीकल्स, ये सारे व्हीकल होते हैं, एंड नॉन एक्वस व्हीकल, ये हम पढ़े। अब और क्या लगेगा आपको? फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल डोजेज फॉर्म, दैट इज एडिटिव्स। एडिटिव्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके वर्क भी डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट क्या करते हैं? दिस आर एडेड इन मल्टीपल डोज कंटेनर। जो मल्टीपल डोज कंटेनर होते हैं उसमें आप एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऐड करते हो। क्यों? क्योंकि मल्टीपल डोज कंटेनर क्या होते हैं? बार बार, क्योंकि उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, तो वो मल्टीपल टाइम क्या होते हैं? आपके इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ों के कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो कंटामिनेशन और उसके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें पहले से ही क्या ऐड करेंगे? एंटीबैक्टीरियल एजेंट टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, एंड लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ एजेंट आर यूज। एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज used in a limited concentration. For example, phenyl mercuric nitrate and thiomersal. Thiomersal is 0.01% and benzthionium chloride, benzalkonium chloride, ये सारी चीज़ें क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। देन नेक्स्ट एडिटिव्स इज बफर। बफर इज एडेड टू मेंटेन पीएच, है ना? पीएच क्यों मेंटेन करके रखोगे? आपका पीएच मेंटेन रहेगा आपके पैरेंटल डोजेज फॉर्म में, तब आपकी डोजेज फॉर्म की स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, टू स्टेबलाइज अ सोल्यूशन फ्रॉम केमिकल डिग्रेडेशन।
इसकी वजह से हम बफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बफर्स इज सिट्रेट एंड एसीटेट बफर, सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड बफर, सोडियम टार्ट्रेट एंड टार्ट्रिक एसिड, फॉस्फेट बफर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके बफर के। देन नेक्स्ट एडिटिव्स इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रोटेक्ट द फॉर्मुलेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो आपके ऑक्सीजन है उसके साथ आपके फॉर्मुलेशन का रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हो। द टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट वन, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज अस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, थाइयूरिया। ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट वन इज ब्लॉकिंग एजेंट। ब्लॉकिंग एजेंट के एग्जाम्पल है टोकोफेरॉल। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट है, आपके कंपोनेंट है, उसके सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप सर्फेक्टेंट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलीऑक्सीथिलाइन सॉर्बिटन। ठीक है, ये क्या है? आपके सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट एडिटिव्स इज टोनिसिटी एजेंट। टोनिसिटी एजेंट क्यों ये ऐड करते हैं? नीड टोनी आइसोटोनिक सोल्यूशन टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इरिटेशन एंड टिश्यू डैमेज। आपके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? शुड बी आइसोटोनिक। क्यों आइसोटोनिक होंगे? तब आप जो रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हो, है ना। मैं पहले ही बताई, किसी भी आपके ब्लड सेल के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उतनी ही आपकी आइसोटोनिक प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, डेक्सट्रोज। ठीक। देन नेक्स्ट एडिटिव्स इज चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं? टू रिमूव ट्रेस एलिमेंट दैट कैटलाइज्ड ऑक्सीडेटिव degeneration. Okay. Example of chelating agent is ethylene diamine tetraacetic acid. Then next additives is co-solvent. Co-solvent is used to improve solubility and to prevent potential for hydrolysis. Then आपने सारे एडिटिव्स जब ऐड करके फॉर्मुलेशन कर लिया, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? इवोल्यूशन टेस्ट। तो कौन कौन से इवोल्यूशन टेस्ट होंगे? फर्स्ट वन इज स्टेरिलिटी टेस्ट, पैरोजन टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट एंड लीकेज टेस्ट। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके आप अपने प्रोडक्ट को इवोल्यूएट करोगे कि जैसा आपका प्रोडक्ट आपको चाहिए था वैसा है, वो पैरामीटर को परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है। अब इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आगे के पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।